सुबह सुबह वॉक करके लौटते ही अंकिता लिफ्ट से अपने फ्लोर पर आ गई। बेल बजाते ही रोहित ने दरवाज़ा खोला और फिर टीवी के सामने बैठकर चाय पीने लगे। अंकिता लिस्ट में ज्वाला को दे आया था। दोपहर तक सामान पहुंचा देगा, तुम चेक कर लेना। रोहित ने कहा, ठीक है, आप चिंता ना करें, मैंने कहा। फिर नाश्ता और टिफिन तैयार करके दोनों को विदा किया। अनु और रोहित के चले जाने के बाद मैं आराम कुर्सी पर निढाल हो गई। ये तो अच्छा था कि रोहित के ऑफिस के रास्ते में ही अनु का स्कूल पड़ता था और वे उसे स्कूल ड्रॉप करते हुए अपने ऑफिस निकल जाते थे, वरना तो उसे स्कूल छोड़ने भी मुझे ही जाना पड़ता। दोपहर 1 बजे तक उसका स्कूल होता था। तब तक मैं अपने सभी काम निपटाकर उसे ले आती थी। तभी अचानक किसी ने जोर से दरवाज़ा खटखटाया। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने पड़ोसिन रानी हांफती हुई दिखाई दी। क्या हुआ? कहाँ से भागती दौड़ती चली आ रही है? मैंने पूछा, क्योंकि मैं उसे अच्छी तरह जानती थी कि उसे तिल का ताड़ बनाना बहुत अच्छी तरह आता है। यार, बैड न्यूज़ है। आकाश की वाइफ ने जान दे दी। क्या? क्या कह रही है तू? हाँ यार, सभी सकते में है, वह बोली और फिर पूरी बात बताने लगी। उसके जाने के बाद मेरे दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया। उफ, दिशा ने ये क्या कर लिया? अपने 2 साल के बच्चे को यूं छोड़कर। लेकिन वह तो प्रेग्नेंट भी थी। मतलब उसने नन्ही सी जान को भी अपनी कोख में ही दफन कर लिया। आखिर ऐसा उसने क्यों किया? मैं जानती थी, फिर भी हैरान थी। दिमाग में बहुत से प्रश्न हथौड़े की तरह चलते जा रहे थे। आकाश को तो मैं अच्छी तरह जानती थी। उसकी शादी में नहीं गई थी, लेकिन लोगों से सुना अवश्य था कि बहुत खूबसूरत व समझदार है उसकी पत्नी। बाद में तो यह तक सुनने में आया था कि बात बात पर वह पत्नी को मानसिक व शारीरिक प्रताड़ना देता है, उसे उसके मायके नहीं जाने देता, यहाँ तक कि उसके माता पिता के लिए अपशब्द भी कहता है। एक बार एक आयोजन में उसकी पत्नी से मुलाकात हुई थी, तो आंखों में आंसू भरकर उसने मुझसे यही 2 शब्द कहे थे कि दीदी, काश हम भी आपकी तरह खुशहाल होते। हाँ, खुशहाल ही तो थी मैं। आकाश के चंगुल से बच निकली थी। वाकई अगर रोहित ने ना संभाला होता तो मैं कतरा कतरा होकर कब की टूटकर बिखर गई होती। सोचते सोचते मेरा मन अतीत की गहराइयों में विचरने लगा। भाभी, ये रंग आप पर बहुत खिल रहा है। कुछ गहरे नीले रंग की साड़ी पहनकर घर के बाहर सब्जी खरीदते समय किसी ने मुझे पीछे से आवाज दी। हम नए नए ही शिफ्ट हुए थे। आकाश हमारे पड़ोसी का बेटा था। आकाश ने कहना जारी रखा, सच, कुछ लोगों को कुदरत ने फुर्सत से बनाया होता है और आप उनमें से एक हो। ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया क्या? मैं कहते हुए हंसती। अंदर आकर खुद को शीशे में निहारते हुए मैं खुद भी बुदबुदा उठी कि सच में कुदरत ने मुझे फुर्सत में बनाया है। दूध सी मेरी काया और उस पे तीखे नैन नक्श मेरी सुंदरता में 4 चांद लगाते थे। उस पर कपड़ों का मेरा चुनाव लोगों के बीच मुझे चर्चा का विषय बना देता था। वैसे तो ऐसी तारीफ सुनने की मुझे आदत सी पड़ गई थी, लेकिन आकाश द्वारा की गई तारीफ से मुझ में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। उसका मेरी आंखों में गहरे झांक कर देखना, फिर अर्थपूर्ण तरीके से मुस्कुराना मुझे अच्छा लगा। सच कहूँ तो उसके शब्दों से ज्यादा उसकी मोहक मुस्कान ने मुझे लुभाया। पड़ोसी होने के नाते गाहे बगाहे उससे मेरी मुलाकात होती रहती थी। उस वक्त अनु बहुत छोटी थी और मेरे पार्लर के भी ढेर सारे काम होते थे। ऐसे में कभी कभी मैं झुंझला उठती थी। एक दिन मैंने रोहित से अपनी परेशानी का रोना लेकर बैठी ही थी कि आकाश आ गया। बातों ही बातों में उसने मुझे मदद की पेशकश की, जिसे मुझसे पहले रोहित ने स्वीकार कर लिया। अब आकाश तकरीबन रोज मेरे छोटे मोटे कामों में हाथ बटाने के लिए आने लगा। उसकी गाड़ी पर बैठते उतरते समय जब कभी मेरा हाथ उससे टच होता तो बड़ी ही शरारत से मुस्कुरा उठता। मन ही मन उसकी यह शरारत मुझे अच्छी लगी, पर ऊपर से मैं उसे बनावटी गुस्से से देखती तो झट से सॉरी बोलकर अपना मुंह घुमा लेता। धीरे धीरे मुझे उसके साथ की आदत पड़ गई। उधर रोहित की प्राइवेट जॉब थी। वे देर रात घर आते थे। कई बार तो उन्हें ऑफिस के काम से शहर के बाहर भी रहना होता था। वैसे भी रोहित मेरे लिए एक बोरिंग इंसान थे, जिन्हें मेरी खूबसूरती से ज्यादा ऑफिस की फाइलों से प्यार था। हाँ, मेरी और अनु की जरूरतों का वे पूरा ध्यान रखते थे।
पर उम्र का जोश कहे या वक्त की कमजोरी, आकाश तो पहले से ही बेपरवाह और दुस्साहसी किस्म का इंसान था। मेरे मौन में उसने मेरी रजामंदी शायद महसूस कर ली थी। अब अधिकतर वह मेरे साथ ही रहने लगा। अनु को स्कूल छोड़ना व लाना, जब मैं पार्लर में व्यस्त रहूं तो उसे पार्क घुमाना, मेरे पार्लर का सामान लाना, शॉपिंग में मेरी मदद करना आदि काम वह खुशी खुशी करता था। रोहित के शहर से बाहर रहने पर भी वह हमारा बहुत ख्याल रखता था। मैं उस जगह नई थी और रोहित किसी से सीधे मुंह बात भी नहीं करते थे, इसलिए लोगों की निगाहें हमें देखकर भी अनदेखा करती थी। हालांकि पार्लर में कई महिलाएं हमारे बीच क्या चल रहा है इस खबर को जानने के लिए उत्सुक नजर आती थी, लेकिन मैं मस्त होकर अपना काम करती थी। लेकिन इतना तय था कि मैं और अनु दोनों ही आकाश के मोहपाश में बंधी जा रही थी। अनु तो बच्ची थी पर मैं बड़ी होकर भी बहुत नादान। ऐसी ही एक शाम रोहित दिल्ली में थे। मैं और आकाश पार्लर का कुछ सामान लेने गए थे। अनु को मैंने रोहित के रिश्ते में लगने वाली एक मौसी के हाथ छोड़ दिया था। बाजार से लौटते हुए हमें देर हो चुकी थी। बारिश और हल्की फुहारों ने हमें कुछ भिगो भी दिया था। बहरहाल ताला खोलकर हम अंदर आ गए। आकाश अब तुम जाओ, काफी देर हो चुकी है, मैं अनु को लेकर आती हूँ। मेरे कहने पर भी वह सोफे पर बैठा रहा। अगर रात यहीं रुक जाऊं तो चाहकर भी उसे इनकार ना कर सकी। मौसम की खुमारी कहे या गीले तन की खुशबू, हम दोनों ही बहकने लगी। आकाश ने मेरा हाथ खींचकर मुझे सोफे पर बिठा दिया। सुबह बड़े ही सहज भाव से उठी और खुद को तरोताजा महसूस किया। उस वक्त मेरे मन में कोई अपराध बोध या आत्मग्लानि नहीं थी। मैं बहुत खुश थी और अनु को मौसी के घर से यह बहाना करके ले आई थी कि रात बहुत हो चुकी थी, तो मैंने आपको डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा। मौसी ने फौरन मेरी बात पर विश्वास भी कर लिया। रोहित के दिल्ली से आ जाने के बाद हमारी मुलाकात उतनी आसान ना रही और ना ही हमारे मिलने की कोई उपयुक्त जगह। 10-12 दिनों में ही हमारे बीच में दूरी आने से हम बौखला उठे और फिर आपसी रजामंदी से भाग जाने का निर्णय ले लिया, किसी भी अंजाम की परवाह किए बगैर। आकाश का तो पहले ही अपने परिवार से कोई खास जुड़ाव नहीं था। इधर उसके आकर्षण में बंधी मैं भी घायल हिरनी सी उसके साथ चलने को तत्पर हो उठी। एक दिन अनु के स्कूल की छुट्टी थी, तब रोहित के ऑफिस जाने के बाद मैंने अनु को खिला पिलाकर सुला दिया और चल पड़ी अपने नए सफर की ओर। अब सोचती हूँ तो बहुत धिक्कारती हूँ खुद को। गोवा के एक हफ्ते रहने के बाद जब हमारी खुमारी कुछ उतरी तो समझ आया कि जीवन में शारीरिक जरूरतों के अलावा भी बहुत कुछ जरूरी होता है। उसका कारण ये था कि आकाश जो 10,000 रुपये अपने घर से लाया था वे खत्म होने को थे। मेरे पास जो भी कैश था मैंने आकाश के हाथ में रख दिया। इससे क्या होगा? उसके चेहरे पर नाराजगी के भाव थे। तो मैं क्या करूं? जो मेरे पास था तुम्हें दे दिया, अब क्या करना है तुम जानो। मैं गुस्से में बोली, अच्छा तो क्या सारी जिम्मेदारी मेरी है? तुम भी तो कुछ ला सकती थी। उसने झुंझलाकर कहा, तो प्यार का दम भरते ही क्यों थे जब तुम्हारी जेब खाली थी? बहुत बड़े मर्द बनते थे ना, अब कहाँ गई तुम्हारी मर्दानगी? बातें तो चांद सितारों की करते थे, क्या तुम्हें इन खर्चों के बारे में पहले नहीं सोचना चाहिए था? मैंने गुस्से में अपने पहने हुए गहने उतारकर उसके हाथों में रख दिए। मुझ पर चीखने की बजाय अपने गिरिबान में झांको और देने ही है तो सारे गहने दो, ये मंगलसूत्र भी। आकाश ने उतावलेपन से मेरी ओर बढ़ते हुए कहा, नहीं, इसे मैं नहीं दूंगी, ये रोहित के प्यार की निशानी है। मैंने भावावेश में कहा, वाह रे ढोंगी औरत, पति और बच्ची को छोड़ते समय तुम्हारा कलेजा नहीं पसीजा और अब उसको निशानी को रखने का नाटक कर रही हो। आकाश अब बेशर्मी पर उतर आया था। तुम्हें शर्म नहीं आती? आज मैं तुम्हारे कारण ही अपनी हरी भरी गृहस्थी को छोड़कर यहाँ हूँ। यहाँ तक कि अपनी बेटी अनु को भी छोड़ दिया मैंने तुम्हारे लिए। मैं लगभग चीखते हुए बोली, तो कोई एहसान नहीं किया तुमने मेरे साथ मैडम? आकाश ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया था। आकाश के इस बदले रूप को देखकर मैं हैरान रह गई। मन की बेबसी और ठगे जाने की पीड़ा आंखों से बह निकली। मन के किसी कोने में घर से भागने का मलाल भी हुआ और अपनी नासमझी पर गुस्सा भी आया। मुझे रोता देख आकाश मेरे पास आया और हमेशा की तरह मुझे दुलारने की कोशिश की, लेकिन आज उसकी ये हरकत मुझे बहुत ही नापाक लगी। आवेश में आकर मैंने उसके गाल पर जोरदार तमाचा जड़ दिया। दूर हो जा मुझसे,
मेरे पास आने की हिम्मत भी मत करना। अरे पागल हो गई है क्या? क्यों चिल्ला रही है? भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। मत भूल कि हम यहाँ भाग कर आए हैं। तुम्हारी जो मर्जी आए करो, कहकर आकाश पैर पटकता हुआ कमरे से बाहर चला गया। उस वक्त अपनी हालत के लिए मैंने अपने सिवाय किसे कोसती। रोहित ने एक दो बार अप्रत्यक्ष रूप से मुझे समझाने की कोशिश भी की थी, परंतु उस समय मुझ पर आकाश के प्यार का ऐसा भूत सवार था कि बिना कोई आगा पीछा सोचे मैं ये काम कर बैठी। अब मैं अपनी उसी करनी पर शर्मिंदा होकर रोए जा रही थी। शाम हो गई, आकाश नहीं लौटा। अब मैं और घबरा गई। अगर उसने भी मुझे छोड़ दिया तो मैं क्या करूंगी? कहाँ जाऊंगी? एक तो अनजानी जगह, उस पर हाथ में दो पैसे भी नहीं। शायद सच्चे रिश्ते को नकारने की मुझे सजा मिली थी। मेरी बर्बादी की शुरुआत हो चुकी थी। रोहित जैसे सच्चे जीवन साथी और अपनी मासूम बच्ची को धोखा देकर मैंने जो वासना जनित गलत राह चुनी थी, उसकी भयावहता का यह सिर्फ आगाज था। आकाश को मैं फोन पर फोन किए जा रही थी, पर उसका मोबाइल स्विच ऑफ था। वहां इसी तरह रोहित भी तो परेशान हो रहे होंगे। ये विचार आते ही उन्हें फोन लगाना चाहा, पर फिर रुक गई कि किस मुंह से और क्या सफाई दूंगी मैं। आकाश द्वारा लाई गई इस नई सिम में और कोई नंबर सेव नहीं था। रात होने को थी। मेरा सारा धैर्य जवाब दे चुका था। तभी दरवाजे पर हुई आहट से दौड़कर दरवाजा खोला तो हैरान परेशान रोहित को देखते ही चौंक पड़ी। मन चाहा कि लिपट जाऊं उनसे और जी भरकर रो लूं, पर अपनी करतूत याद आते ही मुझ पर मानो घड़ों पानी पड़ गया। आकाश के पापा भी उनके साथ थे, पर मुझे कमरे में अकेली पाकर वे बाहर ही बैठ गए, आकाश के इंतजार में। रोहित ने पास आकर स्नेह से मेरी पीठ पर हाथ रखा तो मैं पिघलकर उनके सीने से लग गई। मुझे माफ कर दो रोहित, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने हिचकियां लेते हुए कहा। काफी देर तक खड़े रहे। रोहित अपनी मूक संवेदनाएं प्रकट करते रहे, फिर बोले, घर चलो अंकिता, अनु तुम्हारी राह देख रही है। नहीं रोहित, अब मैं वहां क्या मुंह लेकर जाऊंगी? अनु से क्या कहूंगी? मैंने जो भी किया है उसकी कोई माफी नहीं, कह मैं सिसक उठी। रोहित काफी देर तक मुझे समझाते रहे। उन्होंने बताया कि किस तरह आकाश के किसी दोस्त से हमारी जानकारी निकालकर बड़ी मुश्किल से यहाँ आए हैं। मैं मन ही मन और भी लज्जित हो गई। आखिरकार मैं लौटने को तैयार हो गई। करती भी क्या? आकाश का असली रंग तो देख ही चुकी थी। अंकल जी, आप आकाश से बात कर उसे ले जाना, मैं अंकिता को लेकर जा रहा हूँ। चिंतित बैठे आकाश के पिता से रोहित ने कहा और मेरा हाथ पकड़कर बाहर आ गए। घर पहुंचते ही दादी के हाथों से छिटक कर अनु मम्मा मम्मा कहते हुए मेरे गले आ लगी। मैं उसे जोर से छाती से लगाकर प्यार करने लगी। वहां मौजूद सभी लोगों को शायद यह प्यार बनावटी लग रहा हो, पर मैं वास्तव में शर्मिंदा थी। रोहित की वजह से सभी ने ज्यादा रिएक्ट नहीं किया, पर उनकी निगाहों में खासी नाराजगी दिखी। मेरा अपना भाई भी मुझसे दूर खड़ा था। मुझे लौटे 2 दिन बीत चुके थे। सारा समय मैं अपने कमरे में ही रहती थी। रोहित आकर मुझे खाना खिला जाते। नन्ही अनु तो जैसे चहक उठी थी, पर मेरे सास ससुर व भाई ने अभी तक मुझसे कोई बात नहीं की थी। ऐसे ही एक रात अचानक मेरी नींद खुली तो देखा रोहित मेरे पास नहीं है। हाँ, अनु मेरी ही बगल में सोई थी। मैं उठकर उन्हें पुकारती हुई बाहर निकली ही थी कि बैठक से आती आवाज़ों ने मुझे ठिठकने को मजबूर कर दिया। ये आवाज़ें मेरे भाई की थी। वह कह रहा था, जीजा जी, मैं आंटी अंकल जी की बात से सहमत हूँ। यह रिश्ता अब सामान्य नहीं हो पाएगा। ये दीदी की गलती नहीं, शर्मनाक हरकत है, जिसका दंड उसके साथ साथ सारी जिंदगी आपको भी भुगतना पड़ेगा और आगे जाकर अनु को भी। मेरी बात तो सुनो। रोहित ने कुछ कहना चाहा। नहीं जीजा जी, आप सुनो। अनु अभी छोटी है। बड़ी होकर जब उसे सब मालूम पड़ेगा तो वह अपनी माँ को कभी माफ नहीं कर पाएगी। और फिर ये तो सोचिए कि ऐसी लड़की से कौन शादी करना चाहेगा जिसकी माँ भाग। बस करो, तुम बहुत बोल चुके, रोहित ने थोड़ा गुस्से से कहा। क्या गलत कह रहा है यह? अरे वह तो उसका भाई है, उसका अपना खून। जब वह उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है तो तू किस मिट्टी का बना है? इस बार रोहित के पापा बोले। पापा, आप सभी समझने की कोशिश करें। मैं अंकिता को जानता हूँ, पत्नी है वह मेरी। अगर उससे कोई गलती हुई है तो कहीं ना कहीं मैं भी कुछ हद तक उसके लिए जिम्मेदार हूँ।
उसकी इच्छाओं और चाहतों को मैंने भी कहीं नज़रअंदाज किया होगा। तभी तो उसे आकाश की ज़रूरत पड़ी होगी। रोहित के चेहरे पर गहरी संवेदना के भाव थे। मैं ये नहीं कहता कि अंकिता से गलती नहीं हुई है, लेकिन यही गलती आकाश से भी हुई है और आपका समाज आकाश को तो बाइज्जत बरी कर देगा इस गुनाह से। कल से ही वह फिर आवारागर्दी करता नजर आएगा इसी मोहल्ले में। फिर अंकिता ही यह सजा क्यों भुगते? पति हूं मैं उसका। जीवन भर साथ निभाने के लिए वादे किए थे। उसकी इस मुश्किल घड़ी में मैं कैसे उसका हाथ छोड़ दूं? और अगर मान लीजिए यही गुनाह मुझसे हो जाता तो उसे यह मशवरा देने के बजाय आप लोग यही समझा रहे होते कि अंकिता जाने दे, माफ कर दे रोहित को, अपनी गृहस्थी टूटने से बचा ले और ना जाने क्या क्या, सिर्फ इसलिए कि वह एक औरत है। उसके द्वारा की गई भूल के लिए हम उसे शूली पर चढ़ा दें? माफ कीजिए, ये सजा मुझे मान्य नहीं। अंकिता के हमारे जीवन में होने से ही हमारी खुशियां हैं। उसके बिना मैं और अनु दोनों अधूरे हैं। मैं अंकिता की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता पापा। ये मेरा अंतिम निर्णय है। रोहित के दिए तर्कों का किसी के पास जवाब नहीं था। सभी चुप हो गए, पर मेरा मन चित्कार कर उठा। बोली, मुझे माफ कर दो रोहित, तुमने मेरी पीड़ा को समझा, पर मैं आज तक तुम्हें पहचान ना सकी। किसी के बाहरी आकर्षण में पड़कर मैंने तुम्हारा दिल दुखाया और तुम्हें बहुत गहरा घाव दे बैठी। सचमुच मैं माफी के योग्य नहीं हूँ। पर कहते हैं ना कि समय बड़े से बड़ा घाव भी भर देता है। इसी घटना को 1 महीना हो गया था। रोहित और मेरे बीच सभी कुछ सामान्य हो चला था। मैं अभी भी बाहर निकलकर लोगों का सामना करने से कतराती थी। आकाश के बारे में भी मुझे कोई जानकारी नहीं थी। अगस्त महीना शुरू हो चुका था। बारिश का मौसम मुझे सबसे सुहाना लगता था। ऐसी ही एक खूबसूरत शाम रोहित को घर जल्दी आया देख मैं चौंक पड़ी। आज इतनी जल्दी? मैंने पूछा। हाँ, तैयार हो जाओ, कहीं घूमने चलते हैं, रोहित ने मुस्कुराकर कहा। लेकिन अनु सो रही है, मैंने बात टालने की गरज से कहा, क्योंकि मैं बाहर जाना ही नहीं चाहती थी। मैंने ताई को बोल दिया है, आज वे अनु के साथ यहीं रुक जाएंगी। रोहित ने कहा, ठीक है, फिर मैं तैयार हो जाती हूँ। मैं रोहित को बिल्कुल नाराज नहीं करना चाहती थी। मेरी वजह से उन्होंने पहले ही काफी कुछ सहा था। जब तक हम तैयार हुए, बारिश ने मौसम को और भी खुशगवार बना दिया था। ताई आ गई थी। अनु को उन्हें सौंप कर जब मैं बाहर निकली तो मेरी ओर देखते हुए इन्होंने एक प्यारी सी मुस्कान बिखेरी। फिर गाड़ी निकालने लगे। तभी अचानक आकाश के घर पर मेरी नजर पड़ी। ऊपर बालकनी से वह मुझे न जाने कब से निहारे जा रहा था। उस घटना के बाद मेरा और आकाश का पहली बार सामना हो रहा था। मेरा असहज हो जाना स्वाभाविक था। ऊपर देखते हुए मैं लड़खड़ा सी गई। तभी 2 मजबूत बाजुओं ने मुझे सहारा देकर थाम लिया। ये रोहित थे, जिन्होंने बड़ी ही अदा से मेरा हाथ थाम मुझे कार में बिठाया। आसपास के घरों से भी कई जोड़ी निगाहें ने हमें तब तक कैद में रखा जब तक कि हम उनकी आंखों से ओझल नहीं हो गए। खूबसूरत आलीशान होटल के अंदर एक दूसरे का हाथ थामे हमने प्रवेश किया। अपनी खोई गरिमा को वापस पाकर मैं तो फूली नहीं समा रही थी। मन ही मन उस एक पल का शुक्रिया अदा कर रही थी, जिस पल मैंने उनसे शादी के लिए हाँ की थी। हॉल की धीमी रोशनी में रोहित ने मुझे डांस के लिए इनवाइट किया, जिसे मैंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। उनके सीने से लगकर डांस करते हुए मैं खुद को संसार की सबसे खुशहाल औरत समझ रही थी। कुछ देर बाद प्यारा सा डिनर करके हम होटल के उस कमरे में जाने लगे जो रोहित ने पहले से ही बुक किया हुआ था। ये सब करने की क्या जरूरत थी रोहित? काफी समय बाद मैंने उन्हें उनके नाम से पुकारा। अंदर तो आओ, कहकर रोहित ने मुझे अपनी बाहों में उठा लिया। अरे ये क्या कर रहे हैं? सब हमें देख रहे हैं, मैंने शर्माते हुए कहा। देखने दो, इन्हें भी तो मालूम हो कि हमारी शरीके हयात कितनी खूबसूरत है। अंदर आकर इन्होंने अपनी जेब से एक छोटा सा गिफ्ट निकालकर बड़े ही रोमांटिक अंदाज में मुझे पेश किया। उसमें हार्ट शेप की एक डायमंड रिंग निकालकर इन्होंने मुझे पहना दी। थैंक यू रोहित, कह मैं इनके गले लग गई। मेरी आंखों से आंसुओं से भीगी थी। अपनी पीठ पर गीलेपन का एहसास होते ही इन्होंने मेरा चेहरा हाथों में ले लिया। ये क्या, तुम रो रही हो? मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया है रोहित, किस मुंह से माफी मांगू? बस अंकिता, बस इस टॉपिक को आज के बाद यहीं खत्म कर दो। तुम मेरी प्रेयसी, प्रेरणा, सभी कुछ हो। तुम्हें घर लाकर मैंने कोई एहसान नहीं किया है। बस अब वह सब तुम्हें
देने की कोशिश कर रहा हूँ जिसकी तुम हकदार हो। मेरी एक बात ध्यान से सुनो, जब तक तुम खुद को माफ नहीं कर देती, हर कोई तुम्हें गुनहगार बताता रहेगा। इसलिए प्लीज इस तकलीफ से बाहर आओ। मैं तुम्हें इस तरह आत्मग्लानि में जीते नहीं देख सकता। कहकर रोहित ने मुझे अपने सीने से लगा लिया। मौसी से फोन पर हम लगातार अनु के संपर्क में भी रहे। घर आने के बाद हमारी जिंदगी बदल चुकी थी। अपनी उस गलती को नादानी समझ मैं भी भुलाने लगी थी। रोहित के प्यार व विश्वास ने मेरे दिलो दिमाग में मजबूती से अपनी जड़ें जमा ली थी। एक दिन रोहित ने मुझे पार्लर की चाबी सौंपते हुए अपना काम दोबारा शुरू करने को कहा। मैं थोड़ा सोच में पड़ गई। एक तो इतने दिनों से पार्लर बंद पड़ा था, दूसरे पार्लर आने वाली औरतों की निगाहों में तैरते प्रश्नों का सामना कैसे करूंगी, ये सोचकर मन बैठा जा रहा था। मगर रोहित ने मुझे अपने साथ का भरोसा दिया। उसी दिन काम वाली बाई के साथ जुटकर मैंने अपने पार्लर साफ किया। कई कॉस्मेटिक जो एक्सपायर्ड हो गए थे उन्हें हटाकर हर चीज़ व्यवस्थित की। कुछ जरूरी सामान की लिस्ट बनाई। पार्लर खोले 2 दिन हो गए थे, उसका भी बोर्ड भी रोहित ने साफ कर फिर से लगा दिया था। परंतु एक भी क्लाइंट अभी तक नहीं आई थी। अपने सभी काम जल्दी से निपटाकर मैं पार्लर में बैठ जाती। किसी के आने का पूरा दिन बैठे बैठे इंतजार करती रहती। रोहित से मेरे मन की बेचैनी छिपी नहीं थी। एक दिन इन्होंने शाम के खाने पर अपने सहयोगी को पत्नी के साथ बुलाया। वे लोग खाना खाकर बैठे। थोड़ी देर हंसी मजाक और मस्ती का दौर चला। बातों ही बातों में जब रोहित ने उन्हें बताया कि मेरी वाइफ बहुत टैलेंटेड है, वो पार्लर चलाती है, तो उनके दोस्त की पत्नी ने मेरा पार्लर देखा और सराहा। अगले ही दिन वे अपनी एक फ्रेंड के साथ पार्लर आई और काफ़ी काम कराया। मैं बहुत उत्साहित थी। उनके जाने के बाद बैठी ही थी कि कुछ दूर रहने वाली रुचि और रानी भी आ गई। रुचि बड़ी ही मुंहफट थी। मैंने हंसकर दोनों का स्वागत किया। रुचि को अपने बालों को अलग लुक देना था तथा रानी को वैक्सिंग करवानी थी। रुचि को अपने बालों की कटिंग बहुत पसंद आई। दोनों ही मेरे काम से खुश थी। इस दौरान हमारे बीच कुछ फॉर्मल सी बातचीत भी हुई। एक दिन सुबह सुबह छुट्टी के दिन अनु अभी तक सोकर नहीं उठी थी। रोहित वॉशरूम में थे कि तभी किसी ने बेल बजाई। ये सोचकर कि बाई आ गई होगी, मैंने दरवाजा खोला तो सामने आकाश को देखकर अचकचा गई। मेरा मन कसैला हो गया और चेहरे पर तनाव आ गया। भैया है क्या? आकाश धीरे से बोला और आंखों ही आंखों में मुझे कुछ समझाने की कोशिश करने लगा। उसकी आंखों के भाव समझ मुझे उससे नफरत हो आई। क्या अब भी मुझे उससे कुछ उम्मीद है? छी! ये अपने आप को समझता क्या है? बहुत कड़े शब्दों में कोई जवाब देना चाहती थी कि तभी रोहित ने पीछे से आवाज दी, आओ आओ, आकाश तुम्हारा इंतजार कर रहा था। जी भैया, आज्ञा दीजिए। शब्दों में शहद घुली मिठास लेकर वह बेशर्मी की तरह बोला। सुनो, आकाश के लिए कुछ लेकर आओ। जी। रोहित की बात का आशय समझ मैं वहां से चली आई। आकाश, आपकी भाभी का जन्मदिन आ रहा है 10 सितंबर को, तो एक पार्टी प्लान करने की सोच रहा हूँ। जी भैया, बहुत अच्छा, मैं सारा इंतजाम कर दूंगा। आकाश को जैसे इसी मौके की तलाश थी। रोहित के बताए गार्डन में आकाश द्वारा वाकई बहुत ही खूबसूरत इंतजाम कर दिया गया। हालांकि इस बीच आकाश ने मुझे फिर से बहकाने का भी एक मौका नहीं छोड़ा। जब भी मेरे सामने अपनी जाहिल हरकतें करता, मैं उसे जवाब देने को आतुर होती। ना जाने कहाँ से रोहित हमारे बीच आ जाते। ऐसा लगता कि वे हमेशा मेरे पास ही हैं। लेकिन एक बात तो तय थी कि आकाश के जिन गुणों या हरकतों पर पहले मैं रिझ उठती थी, अब उसकी उन्हीं हरकतों पर मुझे क्रोध आता था। शाम को केक काटने के बाद बजती तालियों के बीच सबसे पहले मैंने अनु को केक खिलाया, फिर रोहित ने मुझे व मैंने रोहित को खिलाया। तभी अचानक लाइट के चले जाने से जो जहाँ था वहीं खड़ा रह गया। किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कई लोग की मिली-जुली आवाज़ें कानों में आ रही थी कि सहसा किसी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे एक ओर ले चला। एक पल को तो मैं समझ नहीं पाई, पर फिर उन हाथों के छुअन का एहसास होते ही मैंने उस व्यक्ति के गालों पर एक छन्नाटेदार थप्पड़ रसीद कर दिया। तभी लाइट आ गई। मेरा अंदाजा बिल्कुल सही था। यह आकाश ही था जिसने लाइट जाने का फायदा उठाने की कोशिश की थी। फिर तो मैंने आकाश को खूब खरी खोटी सुनाई। मेरे मन में उसके प्रति जितना आक्रोश था, सारा मेरी जबान पर आ गया। उसकी कारगुजारियों को बेपर्दा करते करते मैं स्वयं भी आत्मग्लानि से भावुक हो उठी। तभी किसी ने पीछे से मेरा हाथ थाम लिया। हाँ, ये रोहित ही थे, हमेशा की तरह। आगे रोहित ने कहा,
दोस्तों, हकीकत से आप सभी अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। जो भी कुछ हो चुका है, उसमें मैं अपनी पत्नी का दोष नहीं मानता। कई बार स्थितियाँ व निर्णय हमारे बस में नहीं रहते। मेरा मानना है कि मेरी पत्नी आज भी उतनी ही पवित्र है और आज भी मैं उसका उतना ही सम्मान करता हूँ जितना पहले करता था, बल्कि अब और ज़्यादा। वैसे भी कायदे से सज़ा उसे मिलनी चाहिए, जो आज भी वही गलती दोहराने की कोशिश में लगा है। आप सभी देख चुके हैं, सच्चाई आपके सामने है। थप्पड़ खाने के बाद आकाश कुछ गुस्से और चिढ़ से मुझे घूरने लगा। तभी रोहित की साफ़गोई देखकर मोहल्ले वाले भी हमारे पक्ष में बोलने लगे। बात बढ़ती देख आकाश के मम्मी-पापा उसे वहाँ से लेकर चले गए। पार्टी में आए अचानक इस व्यवधान के लिए रोहित और मैंने मेहमानों से माफ़ी माँगी। फिर सभी ने उत्साहपूर्वक पूरा प्रोग्राम अटेंड किया। पार्टी में जो कुछ हुआ उसने मेरे खोए आत्मविश्वास को एक बार फिर लौटा दिया। रोहित के साथ ने मुझ में एक साहस का संचार कर दिया। आकाश को बार-बार बुलाकर उससे मेरा सामना कराना भी रोहित ने जानबूझकर कराया था, ताकि मैं समाज के सामने अपने अपराध बोध से मुक्त हो सकूं। क्योंकि वे आकाश को मुझसे बेहतर समझ पाए थे और जानते थे कि मुझसे मिलने पर वह दोबारा अपनी जलील हरकत अवश्य दोहराएगा। बहरहाल अब मैं बेधड़क बाहर आने जाने लगी। मेरी झिझक व संकोच दूर हो गई थी। आकाश मुझे फिर दिखाई नहीं पड़ा। दूसरे पड़ोसियों से ही मालूम हुआ कि आकाश के माता-पिता अपना घर बेचकर कहीं और चले गए हैं। सुनकर मैंने राहत की सांस ली। उनके घर बदलने के 8 महीने बाद ही पता चला था कि आकाश की शादी हो गई है। अब उड़ती-उड़ती खबरें कभी-कभार सुनने को मिलती है कि वह अपनी पत्नी को बहुत परेशान करता है। मैं खुद को धन्य समझती हूँ कि रोहित जैसा जीवन साथी मुझे मिला, जिसने मुझे आकाश के झूठे मोहपाश के दलदल से बचा लिया। तभी मेरी नज़र घड़ी पर गई तो चौंक उठी कि अनु के आने का वक्त हो गया है। घर का सारा काम जस का तस पड़ा था। अनु को ले जाने के लिए ताला लगाकर घर से निकली कि रास्ते में रोहित को फ़ोन किया तो उन्होंने बताया कि उन्हें मालूम हो चुका है। वे भी स्तब्ध हैं ये जानकर कि उसकी पत्नी ने जान दे दी है। मैं दिशा के लिए वाकई बहुत दुखी थी, लेकिन आकाश जैसे अवसरपरस्त व बदतमीज इंसान के लिए मेरे मन में कोई संवेदना नहीं थी। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।